आज हम दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखित उपन्यास अक्टूबर जंक्शन पढ़ेंगे। प्रस्तावना। हमारे पास हर कहानी के दो वर्जन होते हैं, एक दूसरे को सुनाने के लिए और दूसरा अपने आप को समझाने के लिए। जिस दिन हमारी कहानी के दोनों वर्जन एक हो जाते हैं, उस दिन लेखक अपनी किताब के पहले पन्ने पर लिख देता है कि इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। यह एक अदना सा झूठ पूरी कहानी को सच्चा बना देता है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखकर इस कहानी में उतरेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। सारी दुनिया दिन रात इस इंतजाम में है कि लोगों को कम से कम अपने अंदर झांकने की फुर्सत मिले। इस दौर में किताब पढ़ना अपने आप में बड़ा काम है। किताब का काम वही है जो पानी की एक छोटे से पौधे के लिए होता है। खुशबू और खूबसूरती दोनों में नहीं होती, लेकिन हर पौधे को पानी में अपनी खुशबू ढूंढनी पड़ती है। 10 अक्टूबर 2020 प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली। यूं तो हिंदुस्तान में किताब का लॉन्च होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आने वाली किताब चित्रा पाठक की है, इसलिए दिल्ली में अच्छी खासी सरगर्मी है। चित्रा की उम्र करीब 37 से 38 साल। उसकी पिछली 3 किताबें कुल मिलाकर 50 लाख से ऊपर बिकी हैं। जहां एक तरफ ऐसा लगता था कि किताब बेचने के मामले में चेतन भगत और अमीश त्रिपाठी को कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा, वहीं चित्रा उनको लगातार टक्कर देने लगी हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा लिटरेचर फेस्ट, कोई ऐसा बड़ा कॉलेज नहीं है जहां चित्रा को नहीं बुलाया जाता। चित्रा को क्या पसंद है क्या नहीं, यह पूरी दुनिया को पता है। शहर की कोई भी पेज 3 पार्टी बिना चित्रा के पूरी नहीं होती। हर संडे उसका आर्टिकल पेपर में आता है। वह तो आर्टिकल लिखकर भूल भी जाती है, लेकिन उसके आर्टिकल पर सोशल मीडिया में तब तक डिस्कशन बना रहता है जब तक उसका अगला आर्टिकल नहीं आता। चित्रा हर 10 अक्टूबर को कुछ न कुछ बड़ा अनाउंस करती है। चित्रा की किताब आए 1 साल से ऊपर हो गया था। कुछ महीनों से उसने आर्टिकल लिखना भी बंद कर दिया था। जिस दौरान चित्रा किताबी की दुनिया में अपनी जगह बना रही थी, उसी दौरान एक और लेखिका सुरभि परासर नाम की उभर रही थी। सुरभि परासर हिंदुस्तान की किताबों की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसको हर कोई जानता है। सुरभि की पहली किताब 3 पार्ट की एक सीरीज है। उस किताब के 2 पार्ट आ चुके हैं और तीसरे पार्ट का सबको इंतजार है। सुरभि का स्टाइल आजकल सभी लेखकों से बिल्कुल अलग है। सुरभि बच्चों के लिए किताब लिखती है जिसको बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब पढ़ते हैं। मीडिया में यह भी माना जाता है कि सुरभि ने हिंदुस्तान को अपना हैरी पॉटर क्रिएट कर दिया है। किताब के 2 पार्ट आने के बाद से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को तीसरी किताब का बेसब्री से इंतजार है। सुरभि परासर और चित्रा पाठक की हर एक बात एक दूसरे से अलग है, लिखने से लेकर लाइफ स्टाइल तक। कमाल की बात यह है कि सुरभि कहाँ रहती है, उसकी उम्र क्या है, क्या पढ़ाई की है, वह रहने वाली कहाँ की है, ये किसी को भी नहीं पता। सुरभि की कोई फोटो उसकी किताब के पीछे नहीं आती, ना ही वह कोई इंटरव्यू देती है, ना ही किसी इवेंट में बोलने के लिए आती है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कई बार बुलाए जाने के बाद भी सुरभि ने जाने के लिए कभी हामी नहीं भरी। मीडिया में अक्सर ही खबर चलती रहती है कि कोई बड़ा राइटर सुरभि परासर के नाम से लिखता है। सुरभि की पहली ही सीरीज की तीसरी किताब का इंतजार उसके लाखों फैन कर रहे हैं। सुरभि के पब्लिशर भी सुरभि के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। जहां एक तरफ चित्रा को लिटरेचर के क्रिटिक कोई भाव नहीं देते, वहीं सुरभि परासर क्रिटिक्स की फेवरेट राइटर हैं। चूंकि सुरभि की किताबें भी लाखों में बिकती हैं, इसलिए चित्रा पाठक को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले हमेशा यही बोलते हैं कि अच्छा लिखकर भी लाखों लोगों तक पहुंचा जा सकता है। वैसे चाहे चित्रा पाठक सुरभि परासर से न चढ़ती हों, लेकिन उनके फैन आपस में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेलते ही रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर हो रही थी। लोगों में सरगर्मी बढ़ती जा रही थी। चित्रा के कुछ फैन इस उम्मीद में वहां पहुंचे हैं
कि वे अपनी कब ऑटोग्राफ ले सकेंगे। चित्रा अपनी टीम के साथ हॉल में पहुंची। चित्रा की हर बात किसी बड़ी हीरोइन वाली थी। उसने गॉगल पहन रखे थे। शिफॉन की साड़ी उस पर बहुत सूट करती है। उसकी स्टाइल में कई औरतें साड़ी पहनने की कोशिश करती हैं। चित्रा के बाल छोटे हैं। चित्रा से जब कोई रिपोर्टर सवाल करता है तो वह ऐसे देखती है जैसे आदमी की आत्मा तक पहुंच जा रही है। एक कोट पैंट टाई पहनना हुआ 40 साल का आदमी आगे आकर लोगों को चुप करवाना शुरू किया। अपने स्टाइल से वह आदमी चित्रा का मैनेजर लगता है। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। चित्रा की टेबल पर पानी की बोतल है, माइक है और एक कप में चाय रखी है। चित्रा पानी पीकर 10 सेकंड पॉज लेती हैं और पूरे कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक देखकर बोलना शुरू करती हैं। इतने शॉर्ट नोटिस पर आप सभी लोगों को आने के लिए धन्यवाद। चित्रा ने बोलना शुरू ही किया था कि इतने में फिर से शोर शराबा बढ़ना शुरू हो गया। हर किसी के पास चित्रा के लिए अलग अलग सवाल हैं। अगली किताब किस बारे में है? वह अगली छुट्टी मनाने कहाँ जाने वाली है? उसकी किताब पर कौन फिल्म बना रहा है? वह आजकल किसको पढ़ रही है? चित्रा आजकल किसको डेट कर रही है? इतने में पीछे से कुछ लड़के लड़कियों का एक ग्रुप एक साथ चिल्लाता है, चित्रा वी लव यू। चित्रा का मैनेजर बीच में आकर सबको चुप कराने लगता है। चित्रा माइक को अपने पास खींचकर कहती हैं, मुझे आप लोगों से एक कन्फेशन करना है। चित्रा कभी कन्फेशन जैसा कमजोर शब्द बोलेगी, इस बात का यकीन कर पाना मुश्किल है। उसने जो कुछ भी किया है डंके की चोट पर किया है। हॉल में बैठे लोगों की आंखों में सवाल ही सवाल है, जिनके जवाब केवल चित्रा के पास है। चित्रा के सामने बैठे एक बुजुर्ग की आंखों में देखती है। ये बुजुर्ग चित्रा के साथ ही हॉल में आए थे। वह बुजुर्ग चित्रा की ओर देखकर हामी में अपना सिर हिलाकर जैसे चित्रा को हिम्मत देते हैं। चित्रा चाय का एक सिप लेकर बोलना शुरू करती है। मैं हर 10 अक्टूबर को अपनी नई किताब के बारे में अनाउंस करती हूँ। आज भी मैं एक नई किताब के बारे में आप सबको बताने वाली हूँ, लेकिन वो किताब मेरी नहीं बल्कि सुरभि पराशर की है। एक सच जो आज पहली बार दुनिया के सामने आ रहा है कि ये सुरभि पराशर और चित्रा पाठक एक ही हैं। चित्रा के इतना बोलते ही पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। उन बुजुर्ग ने चैन की सांस ली और अपनी पीठ कुर्सी पर टिका दी। चित्रा आगे बोलना शुरू करती है, लेकिन सुरभि पराशर और चित्रा पाठक केवल किताब के पार्ट 3 में हैं। एक बाकी 2 पार्ट सुरभि पराशर ने ही लिखे हैं। मैंने सुरभि की किताब के पहले 2 पार्ट नहीं लिखे हैं। सुरभि को कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती थी। जब मैंने यह सच बता ही दिया है तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि मैं केवल किताब के पार्ट 3 का आधा हिस्सा लिख रही हूँ। मैं यह भी बता देना चाहती हूँ कि सुरभि पराशर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि सुरभि पराशर के नाम से सुदीप यादव ने सारी किताबें लिखी है। कमरे में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है, लेकिन चित्रा अपना बोलना जारी रखती है। सुदीप कौन है ये आप सब लोगों को पता है। आप थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि सुदीप यादव, जिसने आज से 10 साल पहले अपनी कंपनी bookmytrip.com से धूम मचा दी थी। सुदीप के ट्विटर पर 50 लाख फॉलोअर थे। सुदीप दुनिया के वाउंडर अंडर 30 की लिस्ट, यानी 30 साल से कम उम्र में जो सबसे ज़्यादा प्रभावी लोग थे, उस लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी। अपनी कंपनी के अलावा वह दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट भी करते थे। सुदीप यादव के साथ 1 मिनट लिफ्ट में जाने के लिए भी लोग बेचैन रहते थे। 1-2 बार उसने लिफ्ट में मिले हुए लड़के के आइडियाज़ में तुरंत इन्वेस्ट कर दिया था। क्रिकेट में जो जगह सचिन की थी, वह स्टार्टअप की दुनिया में सुदीप यादव की थी। किसी भी कॉलेज का कोई लड़का अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखता था तो वह सुदीप यादव को अपना आइडियल मानता था। देश की बड़ी से बड़ी मॉडल और हीरोइन सुदीप यादव के साथ डेट करने के लिए तैयार थी। यह वही सुदीप यादव है जो सुरभि पराशर के नाम से किताब लिख रहा है। चित्रा ने इतना कहकर पानी पिया।
सुदीप ने किताब का 3rd पार्ट खुद क्यों नहीं पूरा किया? आप सुदीप को कैसे जानती हैं? ये किताब के लिए पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? आप सुरभि पराशर से चिढ़ती हैं क्या? सुदीप यादव आज यहाँ क्यों नहीं आया? सुदीप यादव कहाँ है? क्या सुदीप यादव किसी सुरभि पराशर नाम की लड़की से प्यार करता था? सुदीप और आपके बीच अफेयर है क्या? चित्रा के इतना बोलने के बाद कमरे में सवाल कम नहीं हुए थे, बल्कि सवाल और बढ़ गए थे। सब सवालों के जवाब केवल चित्रा के पास थे। आज जो चित्रा लोगों के सामने थी वह अभी तक की अपनी पब्लिक अपीयरेंस से बिल्कुल अलग थी। आज बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी चित्रा और 10 साल पहले की चित्रा में कोई फर्क नहीं था। वह चित्रा जो आज से ठीक 10 साल पहले बनारस गई थी। 10 साल पहले अक्टूबर 2010 बनारस। बनारस शहर सच और सपनों के बीच में कहीं बसता है। बनारस में कोई समझ नहीं सकता कि सच क्या है और सपना क्या है। कोई यहाँ सच ढूंढने आता है तो कोई सपना भूलने। लेकिन बनारस एक ढीठ शहर है। यह लोगों के सच को सपने में बदल देता है और सपने को सच की तरह दिखाने लगता है। बनारस के चौराहे पर जिंदगी के मायने गोल गोल घूमते रहते हैं। कोई पकड़ लेता है तो कोई खाली हाथ लौट जाता है। शहर थोड़ा मूडी है, हर किसी पर खुलता नहीं और हर किसी से खुलता नहीं। बात थोड़ी गहरी है, कोई समझ जाए तो ठीक, नहीं तो जय भोलेनाथ। किसी भी कहानी में कोई लड़का और कोई लड़की कहीं ना कहीं तो मिलते हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ कोई लड़का लड़की मिल सकते हैं वो सब कुछ लिखा जा चुका है। कॉलेज से लेकर ऑफिस तक, ट्रेन से लेकर हवाई जहाज़ तक। चूँकि चित्रा और सुदीप को कहीं ना कहीं तो मिलना ही था, इसलिए दोनों 80 घाट पर मिलते हैं। वे दोनों कभी मिले नहीं होते अगर उस समय पिज़्ज़ेरिया कैफ़े में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पिज़्ज़ेरिया के वेटर ने इन दोनों को एक साथ बिठा दिया। हालांकि दोनों ही मी टाइम चाहते थे, दोनों ही अकेले बैठना चाहते थे, लेकिन इतनी भीड़ में अलग पूरा टेबल मिलना मुश्किल था, तो दोनों को साथ में ही बैठना पड़ा। दोनों खड़े नहीं रहना चाहते थे। यह कहानी शुरू ही ना हुई होती अगर उस वेटर ने अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में इन दोनों को एक साथ नहीं बैठा दिया होता। इस कहानी में वेटर का काम इतना ही था। अब वह इनका ऑर्डर लेने के बाद कभी वापस नहीं आएगा। आपने कभी सोचा है, रोज तमाम कहानियां ऐसे ही लोग शुरू करते हैं जिनको कभी पता ही नहीं होता कि वह कहानी का कितना अहम हिस्सा है। सुदीप की उम्र है करीब 25 साल। उसने कैजुअल काली टी शर्ट और नीली जीन्स पहनी हुई है। चित्रा की उम्र है 26 से 27 साल। चित्रा ने शॉर्ट कुर्ता और नीली जीन्स पहनी हुई है। ये दोनों कौन हैं, क्या करते हैं, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अभी जानने लायक बस इतना है कि दोनों एक साथ कैफे की टेबल पर हैं। दोनों ने एक एक पिज्ज़ा और नींबू शहद पानी ऑर्डर कर दिया है। लोग बनारस क्यों आते हैं? क्यों का पता नहीं, लेकिन ये पता है कि कब आते हैं। कब आते हैं? जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। ये सवाल जवाब सुदीप और चित्रा भी एक दूसरे से कर सकते थे, लेकिन ये सवाल सुदीप और चित्रा के ठीक पीछे वाली टेबल पर बैठे किन्हीं 2 लोगों ने किया था। उन दोनों की आवाज़ इन दोनों के कानों में सुनाई पड़ी। इन दोनों लोगों ने अगर उस दिन यह सवाल ना पूछा होता तो शायद यह कहानी शुरू ही नहीं हुई होती। पीछे वाली टेबल पर बैठे उन 2 अजनबियों की बात सुनकर चित्रा ने कहा, हाउ टू? कहाँ अटक गई हैं आप? सॉरी, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए, सुदीप ने कहा। इट्स ओके, मैं अपनी किताब में एक जगह अटक गई हूँ। कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही है। वहाँ BHU में एक कविता का इवेंट था। वहाँ से इनविटेशन आया तो सोचा शायद बनारस में मोक्ष तो सबको मिलता है और मुझे कहानी मिल जाए। तुम बनारस क्यों आए हो? चित्रा ने पीछे की टेबल पर बैठे लोगों की बात सुनने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछा। मेरे एक दोस्त की शादी थी और बनारस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। कई सालों से यहाँ आने का मन था। कैसा लगा बनारस?
जैसा सुना था वैसा तो नहीं लगा अभी तक। कितने दिन से आए हो? 1 दिन हो गया, कल ही फ्रेंड की शादी थी। बनारस चढ़ने में टाइम लगता है, चित्रा ने कहा। सॉरी, मैं समझा नहीं। 2 दिन के लिए आओगे तो बनारस कभी अच्छा नहीं लगेगा। बनारस आओ तो फुर्सत में आओ। बनारस आते बहुत लोग हैं, लेकिन पहुंचते कम लोग हैं। तुम्हारे ये आखिरी लाइन मेरे ऊपर से गुजर गई। लेकिन एक बात बताओ, ज़्यादा दिन रुकने से बनारस बदल थोड़ी जाएगा। वेल, मैं बस इतना बोलूँगी कि 2 दिन से ज़्यादा रुक कर देखो, तब ये सवाल नहीं पूछोगे। इतने में पिज़्ज़ा आ गया। दोनों ने अपना अपना पिज़्ज़ा खाना शुरू किया। सुदीप पिज़्ज़ा खाते हुए घाट के पास बैठे कॉलेज के बच्चों को देखने लगा। वो बच्चे शायद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के थे। वे घाट पर बैठकर घाट का स्केच बना रहे थे। कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि उनका एक हिस्सा किसी अनजान लड़के के स्केच में कैद हो गया है। हमारे कितने हिस्से दुनिया में कहाँ कहाँ कैद हैं, ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। दोनों आधा पिज़्ज़ा खाने तक कुछ नहीं बोले। चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो वेटर ने चित्रा के टेबल पर 1-2 लोगों को और शिफ्ट करने की कोशिश की। चित्रा ने वेटर से कहा कि 1-2 लोग और आ रहे हैं। वेटर को भी पता था चित्रा झूठ बोल रही है। चित्रा आराम से बैठना चाहती थी। देखो, पिज़्ज़ा आधा बचा है। अगर मैंने जल्दी खा लिया तो वेटर जाने के लिए बोलेगा। मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने का मन है। तब तक टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में ही कुछ बता दो। सुदीप चित्रा की बात सुनकर हंसा। कमाल है, मुझ में कोई ऐसे बात नहीं करता। वैसे टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताती? पूछो। शहर मतलब जहाँ की मैं हूँ या जहाँ मैं रहती हूँ? मोस्टली लोगों के 2 शहर होते हैं, एक जहाँ के हम होते हैं और एक जहाँ हम रहते हैं। अरे, जहाँ तुम रहती हो दिल्ली, और तुम्हारा मुंबई। और तुम रहने वाली कहाँ की हो? भोपाल। और तुम? लखनऊ। वैसे ये शहर वाले सवालों से तो तुम बोरिंग सी नौकरी करने वाले MBA टाइप से लग रहे हो। तुम जज कर रही हो मुझे? हाँ, कर रही हूँ। अब कुछ अच्छा बताओ, चाहे झूठ बताओ, मज़ा आना चाहिए बस। मैंने 12th के बाद पढ़ाई नहीं की। What? Are you serious? 100% सीरियस। ये हुई ना बात, फिर करते क्या हो? मैं इतना कुछ खास नहीं करता। मैंने करने के लिए लोग रखे हुए हैं। ढील क्या दीदी, तुम तो फेंकने ही लगे। लेकिन चलो, कम से कम ये बोरिंग तो नहीं है। अब तुम पूछो, तुम किताब क्यों लिखना चाहती हो? फिर से बोरिंग सवाल। किसी को नहीं पता होता कि वो किताब क्यों लिखना चाहते हैं। फिर भी कोई तो वजह होगी ना। मुझे नहीं पता क्यों लिखना चाहती हूँ। शायद नेम फेम के लिए। अब मेरी बारी। पूछो। नाम क्या है तुम्हारा? अब तुम बोरिंग सवाल पूछने लगी। एक बोरिंग सवाल तो पूछ ही सकती हूँ। सुदीप यादव। एक मिनट। सुदीप यादव तो सुना हुआ नाम लग रहा है। तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? फिर बोरिंग सवाल। अरे बताओ तो। बुक माई ट्रिप। तो तुम द सुदीप यादव हो? हाँ, सुदीप यादव हूँ। नाम के पहले दा लग गया है, मुझे नहीं पता था। खासकर जब कोई इतना अच्छा पिज्ज़ा खा रहा हो, तब तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सुदीप ने पिज्ज़ा का एक पीस अपनी प्लेट में रखते हुए कहा। मैंने पेपर में पढ़ा है तुम्हारे बारे में, लेकिन ये स्टार्टअप वगैरह मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता। मैं अखबार नहीं पढ़ता, इतना टाइम ही नहीं रहता। तो तुम्हें पता कैसे चलता है कि आसपास क्या चल रहा है? चित्रा ने अपने पिज्ज़ा का आखिरी पीस खाते हुए पूछा। मेरी असिस्टेंट मुझे सब खबरों में से मेरे काम की खबरों की एक रिपोर्ट बनाकर भेज देती हैं। तो जिस सुदीप यादव के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो यहाँ बनारस में बैठकर आराम से पिज्ज़ा खा रहा है, और मैं उससे कोई फालतू सी बोरिंग बात कर रही हूँ। बताया ना, मैं एक दोस्त की शादी में आया था, और फिर मैंने 3 दिन का ब्रेक भी ले लिया।
ब्रेक किस लिए? मेरे डॉक्टर ने दवा के साथ छुट्टी भी प्रिस्क्राइब की थी। बनारस का प्लान बना तो सोचा यहाँ रुक कर देखते हैं। हुआ क्या है तुम्हें? तुम ज्यादा ही पर्सनल नहीं हो रही हो? राइटर कब से जनरलिस्ट टाइप के सवाल पूछने लगे। सुदीप ने अपना पिज्जा खत्म किया। वेटर अब तक इनकी टेबल पर घात लगाए बैठा था। सॉरी, लेकिन सुदीप यादव, ऐसे ही किसी टेबल पर टकरा जाए तो थोड़ा एक्साइटमेंट तो बनता है ना। मैं झूठ बोल रहा था। मैं सुदीप यादव नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई कंपनी है। मैंने MBA किया है और मैं नॉर्मल सी नौकरी करता हूँ। सुदीप यादव के बारे में आर्टिकल पढ़ा था, बस आज मौका देखकर फेंक दिया। चित्रा को कुछ समझ नहीं आया कि सामने बैठा हुआ लड़का सच बोल रहा है या झूठ। आरती शुरू होने को है। अच्छा लगा आपसे मिलकर मिस राइटर। चित्रा पाठक नाम है मेरा, और तुम्हारा? क्या फर्क पड़ता है, मान लो सुदीप यादव ही हूँ। अपनी किताब पूरी कर लेना तो भेजना मुझे। कंपनी की वेबसाइट पर मेरा एड्रेस है। सुदीप आरती देखने चला गया और वहाँ वह उन बच्चों के स्केच का हिस्सा हो गया। चित्रा ने अपना बिल अदा किया। वह भी घाट पर आरती देखने बैठ गई। उसको सुदीप दिख रहा था, लेकिन वह जिस तरफ बैठी थी वहां से सुदीप उसको नहीं देख सकता था। आरती के बीच बीच में चित्रा सुदीप की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद सुदीप जहां बैठा था वहां से उठकर जा चुका था। चित्रा ने 1-2 मिनट तक अपने आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं दिखा। हर अधूरी मुलाकात एक पूरी मुलाकात की उम्मीद लेकर आती है। हर पूरी मुलाकात अगली पूरी मुलाकात से पहले की अधूरी मुलाकात बनकर रह जाती है। एक अधूरी उम्मीद ही तो है जिसके सहारे हम बूढ़े होकर भी बूढ़े नहीं होते। किसी बूढ़े आशिक ने मरने से ठीक पहले कहा था कि एक छटाक भर उम्मीद पर साली इतनी बड़ी दुनिया टिक सकती है, तो मरने के बाद दूसरी दुनिया में उसकी उम्मीद बांधकर तो मर ही सकता हूँ। बूढ़ों की उम्मीद भरी बातें सुननी चाहिए, अच्छी लगती हैं, बस उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब बातें एक उम्र में समझ कहाँ आती हैं। चित्रा को उम्मीद ना होती तो उसने वह सब थोड़े ही किया होता जो उसने किया। थोड़ी देर बाद चित्रा वहां जाकर बैठ गई जहां सुदीप बैठा हुआ था। उसने अपने मोबाइल पर सुदीप यादव नाम गूगल किया। यह वही सुदीप यादव था जिसके बारे में चित्रा ने थोड़ा बहुत सुन रखा था। चित्रा ने एक बार फिर चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। आरती खत्म करके वह अपने कमरे में आ गई। उसने अपना लैपटॉप खोलकर एक पन्ना लिखा। थोड़ी देर में लैपटॉप बंद किया और अपनी छोटी सी एक नोटबुक में कुछ लिखने लगी। थोड़ी देर में वह उससे भी बोर हो गई। उसने होटल के कमरे का टीवी ऑन किया। टीवी पर इश्किया फिल्म का गाना दिल तो बच्चा है जी चल रहा था। लाइट ऑफ करके वह नहाने चली गई। जब वह नहाकर लौटी तब टीवी पर मुन्नी बदनाम हुई चल रहा था। उसने टीवी बंद किया और सोने की कोशिश करने लगी। उधर सुदीप ने ताज होटल में एंट्री करते ही रिसेप्शन पर अपने लिए अपडेट पूछा। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसको बड़ी इज्जत से बताया कि अभिजात सर का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि ऑफिस में सब नॉर्मल है, आप आराम से अपनी छुट्टी पर रहें। कुछ भी अर्जेंट होगा तो वो। उसने डिनर लिया और कमरे में आकर दवा खाकर टीवी ऑन कर लिया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज था और टीवी ऑन करते ही मुन्नी बदनाम हुई गाना बजना शुरू हो गया। उसने तुरंत टीवी बंद कर दिया। सुदीप ने सोने की कोशिश करते हुए आसमान में देखा। उधर चित्रा अभी तक सो चुकी थी। 9 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे 80 घाट बनारस। सुदीप 80 घाट पर पहुंचकर अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों बनारस को लेकर लोग इतना एक्साइटेड रहते हैं। यह सुबह बनारस की आम सी सुबह जैसी थी। अक्टूबर की सुबह में हल्की सी नमी थी। सुदीप ने चाय लेकर जहां तक नजर जा सकती थी वहां तक देखने की कोशिश करी। वह टहलते हुए 80 घाट से दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ रहा था। बीच बीच में रुककर लोगों की बातें भी सुनने की कोशिश कर रहा था। पूरी दुनिया से आए हुए लोग बनारस में बड़ी उम्मीद से अपने जवाब का इंतजार कर रहे थे। मुंशी घाट पर
कोई पंडा किसी को ऐसे समझा रहा था जैसे पूरी दुनिया का सच उसको ही पता हो। वह अपनी भोजपुरी छोड़कर खड़ी हिंदी और अंग्रेजी में समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए सर, बनारस भूकंप प्रूफ है। पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगा लेकिन बनारस का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पंडा जिनको समझा रहा था उनमें कुछ फिरंगी भी थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बनारस की खूबी ही यही है कि यहाँ आकर आदमी वह समझ लेता है जो उसको समझना होता है। पंडे ने अपनी बात जारी रखी। देखिए सर, बनारस फील करने वाली सिटी है। पंडे ने एक फिरंगी का हाथ देखकर अपने सीने पर रखा और बोला, मैडम, दिस इज बनारस। बनारस इज हियर, फील इट। फिरंगी लड़की ने अपने साथ वाले लड़के की तरफ मुस्कुरा कर देखा। लड़के ने भी पंडे के सीने पर हाथ रख दिया। पंडे ने लाल रंग का टीका निकालकर फिरंगी लड़के और लड़की के माथे पर लगा दिया और बोला, लॉर्ड शिवा इज ग्रेट, नाउ गिव 100 रुपीज नोट, lakhs रुपीज ब्लेसिंग इन 100 रुपीज ओनली। सुदीप थोड़ा सा आगे बढ़ा। उसको शीशे के सामने दाढ़ी कटवाते, बाल बनवाते लोग दिखे। बाल काटते काटते नाई बैठे हुए आदमी को भारत की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ समझा रहा था। मनमोहन त सोनिया के पपिट हूँ, जे 2019 बदे कांग्रेसिया प्रियंका के उतारी तब बीजेपी वाले घंटा बजावत रह गई हैं। राजनाथ के बस के ना हो। सुदीप के लिए ये सब बातें नई थी। वह वहीं दशाश्वमेध घाट के पास आकर बैठ गया। उसके बैठते ही उसको कुछ पंडों ने पूजा पाठ के लिए घेर लिया, लेकिन सुदीप पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। इतने में एक लड़का उसके पास आया और पूछा, सर, माल चाहिए? माल मतलब गांजा? एकदम A1 माल है सर। सर, पास में कमरा भी है, वही मार लीजिएगा। एक बार माल मारेंगे ना तो सीधे भोलेनाथ से कांटेक्ट हो जाएगा। सुदीप ने उस लड़के से माल खरीदा। वह लड़का सुदीप को एक कमरे में ले गया। उस कमरे में पहले से ही 2 फिरंगी पड़े हुए थे। कमरे में हल्का सा धुआं था। सुदीप के कमरे में घुसते ही फिरंगी बोला, बम बम भोले। जवाब में लड़के ने जवाब दिया, जय भोलेनाथ। सुदीप के लिए सिगरेट खोलकर उस लड़के ने गांजा भरा। सुदीप ने 1-2 कस लगाए। उसकी फिरंगी से बात होने लगी तो पता चला कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 1 साल के लिए घूमने निकले हैं। इंडिया में ये उनका 3रा महीना था। वे यहाँ से सीधे ऋषिकेश जाने वाले हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 1 साल घूमने के लिए उन्होंने 2 साल तक पैसे सेव किए और अभी वे एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसलिए वे सस्ती से सस्ती जगह रुकते हैं, फ्लाइट के बजाय बस या ट्रेन लेते हैं। सुदीप को अभी तक सिगरेट ने हिट नहीं किया था। थोड़ी देर में उस पर हल्का हल्का नशा चढ़ा। वह चुप हो गया। अब उसको साथ में बैठे फिरंगी की बातें तो सुनाई पड़ रही थी, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था। वह उस कमरे में करीब 3 घंटे पड़ा रहा। जब वह कमरे से निकला तो पहले से बहुत हल्का महसूस कर रहा था। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला, वरना वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही रहता था। वो कमरा इतनी गलियों से होकर जाता था कि उसको पता ही नहीं था कि घाट के किस हिस्से में है। लोगों से पूछकर वह किसी तरह बाहर निकला। उसको बहुत जोर से भूख लग रही थी। गली से निकलते हुए कचौरी की एक दुकान दिखी जहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। वहां एक बाप अपने बेटे को लेकर आया हुआ था। यह देखकर सुदीप रुका, कचौरी खाई और गली से बाहर निकलते ही उसने एक पीसीओ ढूंढकर अपने पापा का नंबर डायल किया। हालांकि पीसीओ ढूंढने के लिए उसको अच्छा खासा घूमना पड़ा, क्योंकि सबके पास मोबाइल होने की वजह से पीसीओ का बिजनेस बहुत बचा नहीं था। पापा से कुल बात हुई 2 रुपए की, लेकिन सुदीप के पास 100 रुपए का नोट था। पीसीओ पर आंटी बैठी थी। वह 100 का नोट देखकर नाराज हो गई। सुदीप ने उनसे कहा कि वह छुट्टे पैसे ले रहा है, तब तक आप 100 रुपए रख लीजिए। सुदीप ने छुट्टे कराने की कोशिश नहीं की। वह अपने होटल वापस चला गया। होटल पहुंचकर उसको बहुत अच्छी नींद आई।
उसकी नींद करीब 5 बजे खुली। 9 अक्टूबर 2010 शाम 6 बजे, 80 घाट, बनारस। सुदीप जब घाट पर पहुंचा तो चित्रा वहां पहले से ही बैठी हुई थी। सुदीप चित्रा को देखकर पड़ोस में आकर बैठ गया और बोला, एक बोरिंग सा सवाल पूछूं? चित्रा उसको देखकर हल्का सा चौंकी और बोली, ओह, द सुदीप यादव जी। सवाल बाद में, ये बताओ चाय पियोगे? अभी तक कुल्हड़ वाली चाय पी कि नहीं? हाँ, सुबह ही पी थी। एक और पियो, तुम भी क्या याद रखोगे? चित्रा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दुनिया में आने के बाद दोनों ने पहली बार एक दूसरे को छुआ था। अगर ये लव स्टोरी होती तो इस पल को यही फ्रीज हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कैसा लग रहा है बनारस तुम्हें? चित्रा ने पूछा। कल से अच्छा लगा आज। मैं पिछले 6 दिन से यहाँ हूँ। रोज इसी टाइम 80 घाट पर बैठती हूँ। शुरू में 3 दिन तो बहुत बोर हुई, लेकिन चौथे दिन से लगने लगा कि सब कुछ रुका हुआ है यहाँ। ऐसा लगने लगा कि कई साल से यहाँ हूँ। वैसे तुम्हारा बोरिंग सवाल क्या था? चित्रा ने कुल्हड़ से चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। भूल गया। कोई बात नहीं, कोई और बोरिंग चीज पूछ लो। चित्रा ने एक चुस्की बाकायदा सुड़क कर पीते हुए कहा और दोबारा बोली, कुल्हड़ वाली चाय हो तो मजा सुड़क कर पीने में ही आता है। मेरा बोरिंग सवाल ये था कि कहानी मिली तुमको? अभी तो नहीं। अब तक दोनों सुड़ुक सुड़ुक करके चाय पी चुके थे। घाट पर आरती की तैयारी शुरू हो चुकी थी। घाट पर बैठे? सुदीप ने पूछा। वैसे तुमको यह तो नहीं लग रहा है कि मैं चेप हो रहा हूं? अगर तुमको अकेले में अपनी कहानी ढूंढनी हो तो तुम प्लीज, अगर ऐसा लगेगा तो बोल दूंगी, डोंट वरी। वैसे एक बात बताओ, जिस तरह के हाई प्रोफाइल टाइप के हो तुमने टेबल पर बात शुरू क्यों की? तुम चाहते तो आराम से अवॉइड कर सकते थे। तुम बुरा मान जाओगे। नहीं मानूंगी, बताओ। आपके हाथ में ये जो मुराकामी की किताब है ना, इसलिए। तुम्हें भी ये जापानी लेखक पसंद है? मैंने अभी तक इसकी बस एक किताब पढ़ी है, व्हाट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट रनिंग। मुझे बड़ा सही लगा था पढ़कर कि कैसे 32 साल की उम्र में इसने अपना कैफे बंद करके फुल टाइम लिखने का फैसला किया। मुझे यह चीज बहुत सही लगी कि कुछ साल लगाकर आप कोई चीज बनाओ और एकाएक उसे हमेशा के लिए छोड़ दो, वो भी किसी ऐसे रास्ते के लिए जिसकी मंजिल का कोई ठिकाना ना हो। तुम अपनी कंपनी छोड़कर ऐसे फिर शुरू से शुरू क्यों नहीं करते हो? पता नहीं, लेकिन एक चीज है कि मैं 35 की उम्र तक रिटायर होना चाहता हूँ। कायदे से चित्रा और सुदीप को घाट पर बैठा देखकर बहुत सारी बातें करनी चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो सवाल जो हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, वो असल में हम अपने आप से पूछ रहे होते हैं। दोनों ने कुछ सवाल एक दूसरे से पूछे और दोनों ने एक दूसरे को वही जवाब सुने जो वे सुनना चाहते थे। आरती देखते हुए दोनों शांत हो गए। करीब घंटा भर दोनों चुप बैठे रहे। वे आरती वाली जगह से थोड़ा सा आगे बैठे हुए थे। उनके पैर गंगा की गीली रेत को छू रहे थे। जितना हिस्सा गीला हो रहा था, उतना हिस्सा नदी होता जा रहा था। कोई साथ बैठा हो, चुपचाप हो और चुप्पी अखर ना रही हो, ऐसी समय कभी कभार आती हैं, जब कोई जल्दबाजी ना हो कि कुछ ना कुछ बोलते रहना है। वरना तो अक्सर ही दिमाग पर प्रेशर होता है कि बातों को थमने ना दे। वह बड़ी अच्छी बातें करता है या वह बड़ी अच्छी बातें करती है कि बजाय कभी कोई यह क्यों नहीं बोलता कि उसके साथ बैठकर चुप रहना कितना अच्छा लगता है। किसी के साथ बैठकर चुप हो जाना और इस दुनिया को रत्ती भर भी बदलने की कोशिश ना करना, यही तो प्यार है। करीब 9 बजे जब सुदीप ने उठकर चलने का सोचा तो देखा कि चित्रा की आंखों में आंसू है। चित्रा को पता चल चुका था कि सुदीप ने उसके आंसू देख लिए हैं। मैं चला जाता हूँ अगर तुमको रोना हो तो। हाँ, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर।
ये मेरा कार्ड है, मैं परसों यहाँ तक रुक रहा हूँ। कल तो सारनाथ जाऊँगा, अगर तब तक हो तो मिलते हैं। मेरा मोबाइल बंद रहेगा, इसलिए मैंने अपने होटल का नंबर दिया है। सुदीप वहाँ से चला गया। चित्रा ने उसको पलटकर नहीं देखा। सुदीप ने पलटकर चित्रा को देखा। 10 अक्टूबर 2010। अगले दिन सुदीप अपने प्रोग्राम के हिसाब से सारनाथ घूमा। वह बनारस क्यों आया था, इसकी सही वजह यह थी कि वह आजकल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने को लेकर बहुत पैनिक करने लगा था। वो आजकल एंटी डिप्रेशन दवाइयां ले रहा था। उसको एक डॉक्टर ने सलाह दी थी कि कुछ दिन वह अपने आप को इस दुनिया से एकदम काट ले। सुदीप के बारे में कुछ बताता चलूं कि सुदीप ने किसी आईटी या आईएएस में पढ़ाई नहीं की, बल्कि वो 12वीं क्लास तक ही पढ़ा था। ग्रेजुएट भी नहीं था। सुदीप बचपन से मैथ्स में बहुत अच्छा था। ओलंपियाड में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उसके मैथ्स के नंबर ऐसे समझे जाते थे जैसे कि नंबर ना होकर लोग हों जिनकी शक्ल वह पहचानता हो। सुदीप को अखबार में आने वाले कंपनी के शेयर प्राइस याद हो जाते थे। वह शेयर वाले पन्ने को घंटों पढ़ता था। धीरे धीरे उसको शेयर में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि दलाल स्ट्रीट नाम की मैगजीन लखनऊ में सबसे पहले खरीद कर पढ़ लेता था। जितना भी कुछ ऑनलाइन मिलता वह सब कुछ पढ़ जाता। वह शेयर मार्केट में बिना पैसे लगाए भी इसको गेम की तरह खेलता कि अगर उसने पैसे लगाए होते तो कितना हो जाते। उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर मार्केट में पैसे लगाना शुरू किया और धीरे धीरे इस खेल का बड़ा खिलाड़ी हो गया। 12th के बाद 2 साल तक वह आईटी जेई की तैयारी का बहाना बनाकर शेयर में खेलता रहा। उसने यह सब इतना चुपचाप किया कि घर पर किसी को पता नहीं चला। उन 2 सालों में एक ऐसा पॉइंट आया कि उसको लगा कि कॉलेज भी जाकर वह अपना टाइम बर्बाद करेगा। वह आगे की पढ़ाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। जैसे ही यह बात उसने अपने घर में रखी, उसके पापा ने उससे बात करना बंद कर दिया था। सुदीप को शेयर का इतना चस्का था कि उसको लगा कि लखनऊ में रहकर वह आगे नहीं पढ़ पाएगा। वह घर वालों को नाराज छोड़कर मुंबई पहुंच गया। जिस समय उसके दोस्त कुछ लाख रुपए के सालाना पैकेज की नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, उस समय तक सुदीप कई कंपनियों में शेयर इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमा चुका था। उसने जो कुछ भी बनाया था उसके लिए दिन रात कोई मेहनत नहीं की थी। एक समय के बाद वह शेयर मार्केट से पैसे कमाने से भी बोर हो गया। वह अपना सारा ध्यान कहीं एक जगह लगाना चाहता था। उसने अपनी सेविंग के पैसे से बुक माई ट्रिप नाम की कंपनी शुरू की। साल 2008 में जब दुनिया भर के कई कंपनियां बंद हुई, उसी दौरान शेयर मार्केट क्रैश कर जाने से सुदीप को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उसने ज्यादातर पैसे ऐसी कंपनियों में लगाया था जो क्रैश में बिल्कुल बंद होने की कगार पर चली गई थी। ले देकर बुक माई ट्रिप नाम की कंपनी में उसका मन लगता था, इसलिए अभी बस उसी पर फोकस कर रहा था। अगर वह एक कंपनी को अगले 2 साल 3 साल चला ले तो वह अपने नुकसान की भरपाई कर पाएगा। उसको पहले से दिखता था कि पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में लोगों का ट्रैवल को लेकर उत्साह बढ़ने वाला है। आने वाले कल में लोग साल भर पैसे इसलिए बचाएंगे कि वे खूब घूम पाएं। खैर, यह तो हुआ सुदीप के बारे में। अब कहानी पर लौटते हैं। अपने होटल का नंबर देने के बाद सुदीप थोड़ी उम्मीद थी कि शायद चित्रा का कॉल आए। वह चित्रा के रोने की वजह जानना चाहता था, इसलिए नहीं कि वह उसकी कुछ मदद कर पाए, बल्कि इसलिए कि कम से कम उतनी देर उसका ध्यान कहीं और लगेगा। हम इतनी झूठी जिंदगी जी रहे हैं कि हम दूसरों को चुप करवाते हुए अपने आप को भी चुप करवा रहे होते हैं। चुप कराने से जब सामने वाला चुप हो जाता है तो बेचैनी और बढ़ जाती है कि हम खुद कहाँ जाकर रोएं और हमें कौन चुप कराएगा। खैर, चित्रा का फोन आया नहीं। सुदीप के शेड्यूल के हिसाब से बनारस में आज उसकी आखिरी शाम थी। वह जाने से पहले फिर से 80 घाट पर पहुंचा। पिज्जेरिया कैफे में
उसने नींबू और शहद पानी ऑर्डर किया और बैठकर घाट की तरफ होती हुई हलचल में खोने लगा। जब थोड़ी देर में घाट से ध्यान हटाकर उसने कैफे के अंदर देखा तो चित्रा सामने वाली टेबल पर दिखी। उसने वहीं से हाथ हिलाया। चित्रा ने उसको देखकर और हाथ हिलाया। सुदीप वहां से उठकर चित्रा की टेबल पर पहुंचा और बैठने से पहले पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जरूर, पूरा कैफे खाली है वैसे। यह बोलकर चित्रा हंस दी। उसकी हंसी फैलकर सामने ठहरी हुई गंगा में शाम के साथ घुल गई। तो कैसा रहा तुम्हारा ब्रेक? ठीक ठाक। तुम्हारा रोना पूरा हो गया? हाँ, पूरा हो गया। मैं कल जा रही हूँ। मैं भी। किताब पूरी करना तो मुझे भेजना जरूर। जरूर। तुम क्यों रो रहे थे वैसे उस दिन घाट पर? मैं कहाँ रो रहा था? बकवास मत करो, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। लंबी कहानी है। कल शाम 5 बजे की फ्लाइट है मेरी। तब तक तो तुम टाइम है। इससे ज्यादा लंबी कहानी थोड़ी होगी तुम्हारी। और अगर होगी भी तो तुम्हारे लिए एक टिकट करवाना कौन सा बड़ा काम है। चित्रा ने अपने पिज्जा का आखिरी पीस खाते हुए कहा। पिज्जेरिया से निकलकर दोनों थोड़ी देर घाट पर बैठे रहने के दौरान ज्यादा कुछ बातें नहीं हुई। दोनों में से किसी को ऐसा लगा भी नहीं कि बातें खत्म हो गई हैं, बस इसलिए कुछ भी बोलते चले जाएं। करीब 1 घंटे बैठे रहने के बाद सुदीप ने चित्रा से अपने होटल के रूम पर चलने के लिए पूछा। चित्रा चलने से पहले बहुत थोड़ा सा झिझकी। हालांकि सुदीप के पास टैक्सी थी, लेकिन फिर भी घाट से निकलकर दोनों ने ऑटो किया। सुदीप ताज होटल में ठहरा हुआ था। ऑटो वाले ने ताज का नाम सुनकर बहुत ज्यादा पैसे मांगे। सुदीप पैसे देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन चित्रा ने ऑटो वाले को हड़का दिया। सुदीप ने कहा भी कि क्या फर्क पड़ता है। चित्रा बोली कि अपने आराम के लिए बाकी लोगों के लिए रेट क्यों खराब करना चाहते हो। सुदीप यह सुनकर याद करने लगा कि अभी तक की जिंदगी में उसने कभी मोल भाव नहीं किया है। जब ऑटो लंका से निकलकर बाहर यूनिवर्सल बुक शॉप पर चित्रा ने ऑटो रुकवाया। दुकान में अंदर जाते हुए चित्रा ने बिना भी 1 मिनट गवाए मुराकामी की किताब कफ्फा ऑन द शोर खरीदी। उसके पहले पन्ने पर उसने लाल रंग की पेन से लिखा, विथ लव लक एंड लाइट। इसके पीछे अपना ऑटोग्राफ स्टाइल में नाम लिखा और तारीख डाल दी, 10/10/10 यानी 10 अक्टूबर 2010। ऑटो में बैठते ही चित्रा ने सुदीप की तरफ किताब बढ़ाई। सुदीप ने किताब को उल्टा पलटा और कहा, मेरी लाइब्रेरी में वैसे मुराकामी की सारी किताबें हैं। तुम ये वाली रख लो, अपनी लाइब्रेरी वाली तुम मुझे भेज देना। यह कहते हुए चित्रा ने किताब का पहला पन्ना खोलकर सुदीप को दिखाया। आज 10/10/10 है। ऐसा दुनिया के कुछ ही हिस्सों में माना जाता है कि आज का दिन शादी के लिए बहुत लकी होता है, सुदीप ने कहा। तुम मानते हो ये सब? चित्रा ने किताब बंद करके सुदीप के हाथों में थमाते हुए कहा। कभी कभी। मेरी तो शादी हो चुकी है। पहले पता होता तो आज के दिन ही शादी करती, चित्रा ने ऑटो वाले को चलने के इशारा करते हुए कहा। सुदीप को शादी वाली बात से जितना चौंकना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम चौंका। यहाँ पर चित्रा के बारे में यह बताना जरूरी हो जाता है कि चित्रा ने आधी बात ही बताई कि उसकी शादी हो चुकी है। चित्रा की शादी के बाद डिवोर्स हो चुका था। वो 2 साल पहले वह बनारस किसी कविता के इवेंट के लिए नहीं आई थी, बल्कि अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन वो उस शहर में नहीं रह पाती थी। पति सही में कोई बुरा नहीं था उसका, बस कुछ लोगों के साथ नहीं मामला सेट हो पाता तो नहीं हुआ। चित्रा और उसका पति दोनों कॉलेज में साथ थे। उनकी लव मैरिज हुई थी। चित्रा ने एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंपनी में 2 साल नौकरी भी की थी। अब वैसे भी दुनिया में डिवोर्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। डिवोर्स ना होना ज्यादा बड़ी बात हो गई है।
चित्रा बचपन से ही कुछ न कुछ लिखने की शौकीन थी। चित्रा का कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ उसके अच्छे संबंध न रहे हों। वह कभी न कभी किसी न किसी बात पर लड़ लेती थी। थोड़ी मुंहफट भी थी। यह बात सबको अच्छी नहीं लगती थी। चित्रा को सब कुछ चाहिए था, नाम, पैसा। उसके लिए वह बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहती थी। उसका पति चूंकि इकलौता बेटा था, इसलिए डिवोर्स के बाद चित्रा को ठीक ठाक पैसा मिल गया था। लेकिन पैसा इतना भी नहीं था कि चित्रा अपनी पूरी जिंदगी काट सके। वह सोचती थी कि किताब लिखकर वह अमीर भी बन जाएगी और पैसा भी कमा लेगी। 2 साल से अपनी किताब पूरी न कर पाने की वजह से वह जिंदगी में ठीक ठाक फ्रस्ट्रेट हो गई थी। खैर, चित्रा के बारे में जान लेने के बाद हम ऑटो में लौटते हैं, जहां चित्रा और सुदीप होटल की तरफ जा रहे थे। वह ताज में रूम में जाएंगे या रेस्टोरेंट में, देखते हैं। लेकिन उससे पहले ऑटो वाले ने मनोज तिवारी का गाना बदलकर लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो चला दिया। गाना बदलते ही ऑटो के अंदर का माहौल भी बदल गया था। चित्रा को पता था कि होटल रूम में जा रही है। चित्रा ने सुदीप से पूछा, क्या पीते हो तुम? मैंने पीना बंद किया हुआ है, एलर्जी होती है। तुम क्या पीती हो? विस्की, लेकिन कभी कभार, जब बहुत खुश होती हूँ या बहुत दुखी होती हूँ। ऐसे केवल पीने के लिए नहीं पीती। ऑटो ताज के बाहर रुका। चित्रा ने फटाफट अपने पर्स से निकालकर पैसे दिए। सुदीप ने पैसे देने के लिए अपनी जेब टटोली, लेकिन तब तक चित्रा ने पैसे दे दिए थे। उसको जेब टटोलते देखकर चित्रा ने कहा कि वह बाद में कभी कहीं कॉफी पिला दे, हिसाब बराबर हो जाएगा। दोनों होटल के अंदर घुसे। गेट पर खड़ी सिक्योरिटी ने दोनों को थोड़ी अजीब नजर से देखा। सुदीप ने पूछा भी कि हम लोग रेस्टोरेंट में भी बैठ सकते हैं। चित्रा ने ही कहा कि आराम से रूम में बैठते हैं। सुदीप को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अजीब नहीं लगता अगर उसको पता न होता कि चित्रा की शादी हो चुकी है। ऐसे तो लड़कियों के साथ रुकना सुदीप के लिए कुछ नया नहीं था। वैसे भी बहुत सी लड़कियां उसको मिलती थी। वे उससे ज्यादा उसके पैसे में इंटरेस्टेड थी। यह बात सुदीप को अच्छी से पता थी। सुदीप के लिए लड़कियों के साथ सोना या रुकना ऐसा कोई लाइफ का बड़ा सवाल नहीं था जिसके बारे में उसे 1 सेकंड भी सोचना पड़े। कमरे में जाते ही चित्रा ने टीवी ऑन कर दिया। सुदीप वॉशरूम में मुंह हाथ धोने चला गया। शीशे के सामने अपने आप को थोड़ी देर तक देखा। वह कुछ नहीं सोच पा रहा था। जब वह वॉशरूम से लौटा तो देखा चित्रा आराम से बिस्तर पर टेक लगाकर पसर चुकी थी। सुदीप ने पूछा, क्या क्या ऑर्डर करना है? बस कुछ खाने का कर दो, दारू है मेरे पास। यह कहते हुए चित्रा ने अपने बैग की तरफ इशारा किया। क्या बात है, दारू बैग में लेकर चलती हो? अरे नहीं, आज बहुत अच्छा दिन है ना, इसलिए सोचा कि आज पी जाएगी। ऐसा क्या है आज? कहानी का एंड मिल गया। वैसे भी अकेले पीती बैठकर इससे अच्छा है कंपनी मिल गई। लेकिन मैं तो पीऊंगा नहीं, मुझे एलर्जी है। ऐसा है? एलर्जी की दवा भी तो है मेरे पास। दारू पी लो फिर खाना खा लेना, एक दिन में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। चित्रा ने इतना कहने के बावजूद भी सुदीप पर थोड़ा सा जोर नहीं डाला। जोर डाला होता तो वह शायद नहीं पीता। लेकिन चित्रा ने इस स्टाइल से पूछा कि सुदीप के मना करने का सवाल ही नहीं उठता था। अगले 5 मिनट में दोनों पहला चीयर्स कर चुके थे। चीयर्स टू योर बुक, सुदीप बोला। तो अब बताओ, उस दिन क्यों रो रहे थे तुम? तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं कहाँ रो रहा था। देखो बेटा सुदीप, ऐसा है, माना तुम बड़े बिजनेसमैन होगे, लेकिन मैं भी छोटी मोटी ही सही राइटर तो हूं। कब कौन रो रहा है पता चल ही जाता है। नाटक मत करो और बताओ। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।